हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के लास्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। आप कौन सी सेपरेशन की टेक्निक्स अप्लाई करोगे इन सब चीजों पे, ताकि ये दोनों चीजें जो है जो मिक्स हो रखी हैं वो दोनों को हम अलग अलग कर सके। तो इसका ए पार्ट है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। अब सोडियम क्लोराइड को हमें चेंज करना है, अगर अलग करना है, अगर हमें सोडियम क्लोराइड को उसके सॉल्यूशन से इन वाटर, अगर हमने नमक को पानी के साथ में मिक्स किया हुआ है, उन दोनों का एक परफेक्ट सॉल्यूशन बना हुआ है, तो हम उन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक मेथड बताना है। तो इसका आंसर होगा, देखते हैं। तो इसका आंसर होगा, ए का होगा इवेपोरेशन। हम इवेपोरेशन का मेथड यूज करके उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखते हैं। हम जब एक सॉल्यूशन को जिसमें नमक भी है और पानी भी है, तो उन दोनों को हम अगर धूप के सामने जाके रख देंगे, तो जो वाटर है वो सूरज की वजह से उसमें सनलाइट आएगी, तो इस वजह से वो जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। और सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास में, ओनली सोल्ट बचेगा। तो पानी इवेपोरेट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, और क्या बच गया आपके पास, सोल्ट। तो इन दोनों को हमने चेंज कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया। तो इसका आंसर हो गया इवेपोरेशन। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो इसका आंसर होगा, मतलब क्वेश्चन है ये वाला, कि बोल रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को हम मिक्सचर से कैसे निकालेंगे जिसमें सोडियम क्लोराइड भी है और अमोनियम क्लोराइड भी है। मतलब अमोनियम क्लोराइड को मिक्सचर से निकालना है हमें जिसमें सोडियम क्लोराइड भी है और अमोनियम क्लोराइड भी है, मतलब दोनों चीजें हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सब्लिमेशन। हम सब्लिमेशन करके इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखते हैं। तो जो अपना NH4Cl मतलब कि अमोनियम क्लोराइड है, वो अगर हम सब्लिमेशन करेंगे, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैस में। तो जो इसकी वो वाली फॉर्म होती है, केमिकल फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं NH4Cl। तो हम इसको चेंज कर देंगे सब्लिमेशन के प्रोसेस करके गैस के अंदर। ठीक है, अब जो गैस है वो ठंडी हो जाएगी और सॉलिड NH4Cl उससे सेपरेट हो जाएगा, और जो NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड है वो उस मिक्सचर के अंदर ही रह जाएगा। इस वजह से हम इस तरह से ही हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं सब्लिमेशन की प्रोसेस से। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ कार। कुछ पीसेस मतलब कि कुछ कण जो है मेटल के, मतलब कोई धातु है मेटल, उसके जो कुछ कुछ पीसेस हैं वो चले गए हैं किसमें, इंजन ऑयल ऑफ कार। अब कार में हम पेट्रोल डलवाते हैं, बस में हम डीजल डलवाते हैं, ऐसे ऐसे हम डलवाते हैं ना ऑयल्स। तो उसके अंदर क्या चला गया है, हमें कार में हम पेट्रोल डलवाते हैं, तो उसके अंदर क्या चला गया है, कुछ पीसेस चले गए हैं मेटल के। तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे उसमें से, तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम तीन प्रोसेस कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन कर दें, नॉर्मली फनल डाल के उसको फिल्टर कर दें। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर डिकेंटेशन। तो ये दोनों क्या होता है, समझते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी भी मिक्सचर को बहुत तेजी से घुमाते हैं, बहुत तेजी से मिक्स करते हैं एक दूसरे को, मतलब बहुत ही एक मशीन होती है जिससे हम इन दोनों को मतलब बहुत तेज मिक्स करते हैं, हिलाते हैं। ठीक है, बाद में तो जो भारी वाला पार्टिकल होता है वो क्या होता है, वो नीचे बैठ जाते हैं। अब जैसे कि भारी क्या हुआ, इसमें से कुछ पार्टिकल्स जो है वो चले गए मेटल के, वो भारी हो गए, तो वो क्या होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठने के बाद में जो हल्का होगा, मतलब पेट्रोल जो हल्का है वो ऊपर चला जाता है, तो वो ऊपर रह जाते हैं। इसको हम कहते हैं कि वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन है। जैसे हम अगर होम की एग्जांपल दें, तो जैसे घर में हम दूध में से मलाई निकालते हैं, तो दूध को हम मशीन के अंदर जो मिक्सर होती है उसके अंदर हम उसे बहुत तेज घुमाते हैं, तो भारी मलाई जो होती है वो अलग हो जाती है और जो हल्का दूध हो जाता है वो अलग हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम कि वो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है डिकेंटेशन। अब ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये वो होता है जब किसी मिक्सचर को नॉर्मली एक जगह पे रख दिया जाए और वो अपने आप से ही, जो भारी पार्टिकल्स है वो अपने आप नीचे बैठ जाए और जो हल्की पार्टिकल्स है वो अपने आप ऊपर आ जाए,
और इसके बाद में हम हल्का हल्का धीरे धीरे उस हल्के पार्टिकल्स को नीचे उतार लेंगे और भारी पार्टिकल्स को उस वाले सब्सटेंस के अंदर रहने देंगे, ग्लास वगैरह के अंदर रहने देंगे, ठीक है। तो ऐसे भी हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। अगर हम बात करें होम की, तो जैसे घर में होता है ना, वो हमने अगर मिक्स किया सैंड को पानी को मिक्स किया, तो हमने देखा होगा कि वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ना। तो हम देखते हैं कि जो सैंड होती है वो नीचे बैठ जाती है क्योंकि वो भारी है, और पानी जो होता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि वो डिकन्टेशन की मेथड से हुआ है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल। डिफरेंट पिगमेंट्स हमें अलग करने हैं, किसमें से? फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल में से, ठीक है। अब इसका देखते हैं। तो उस क्वेश्चन में बोला था कि हमें फूल की पंखुड़ी मतलब कि पेटल में से हमें जो रंगीन पदार्थ होता है, मतलब अगर वो फ्लावर जो है वो कलरफुल होता है ऑब्वियसली, राइट, कोई किस कलर का कोई किस कलर का, तो हमें उसका पिगमेंट मतलब कि जो रंग है वो अलग करना है। तो फूल में अलग अलग रंग होते हैं, तो हमें डिफरेंट पिगमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट करना है। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं, चलिए। तो क्रोमेटोग्राफी ये क्या होती है? अब इसे हम अलग अलग करते हैं इन दोनों चीजों को। अब कैसे करते हैं देखते हैं। फूल की जो पेटल होती है, पंखुड़ियां होती हैं, उनका जो रस होता है या फिर एक्सट्रैक्ट बोल सकते हैं, कागज पर हम डालते हैं, उसको नॉर्मल पेज पे डालते हैं। ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, ठीक है। पेज पे डाला, बाद में उसको पानी के अंदर से मूव कराया जाता है। मूव कराने के बाद में जो रंग होता है वो अलग अलग हो जाता है, वो फैलने लगते हैं, कोई कहीं कोई कहीं, क्योंकि हर एक पिगमेंट अलग अलग से चलता है। मतलब कि सारे पिगमेंट्स जो है, ग्रीन पिगमेंट है, किसमें पिंक है, ब्लू वगैरह, सारे सारे पिगमेंट्स जो होते हैं, कलर जो होते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती है। वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से पानी के अंदर मूवमेंट शो करने लगते हैं। तो इस प्रोसेस से ही हम डिफरेंट डिफरेंट रंग जो है वो अलग अलग रो में जाते हुए देख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि क्रोमेटोग्राफी से हम ये चीज कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बटर फ्रॉम कर्ड। हम दही में से बटर मतलब मक्खन को अलग कैसे करते हैं? तो इसका देखते हैं आंसर। तो हमने देखा होगा, हम जब बनाते हैं लस्सी वगैरह, तो हम क्या करते हैं कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। मतलब उसको एक एक चीज होती है, उसे तेजी से घुमाते हैं, उसको ऐसे घुमाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो भारी पार्टिकल होता है वो नीचे आके बैठ जाता है, और जो हल्का होता है वो ऊपर आ जाता है। तो इसका आंसर हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से हम कर्ड को बटर से अलग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम वाटर। हम ऑयल को पानी के अंदर से रिमूव कैसे करते हैं? अब हमने देखा होगा कि ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। हम पानी में अगर ऑयल को डालते हैं तो हमें क्लियरली विजिबल होता है कि हाँ भाई हाँ, वाटर के अंदर मैंने ऑयल डाला है, तो ऑयल ये है और पानी ये है, इसका पार्टिकल ये है, इसका पार्टिकल ये है, हमें डिफरेंट डिफरेंट कंप्लीटली हमारे नेकेड आई से विजिबल होते हैं। तो इन दोनों को अलग कैसे करेंगे देखते हैं, चलिए। इसका आंसर होगा यूजिंग सेपरेशन फनल। हम सेपरेशन फनल को यूज करके ऑयल को पानी के अंदर से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें कंप्लीटली विजिबल है कि ऑयल का पार्टिकल ये है, पानी का पार्टिकल ये है। तो हम फनल को डाल के उन दोनों को डिफरेंट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है टी लीव्स फ्रॉम टी। हमने देखा होगा चाय बनने के बाद में हम उसे छानते हैं, ठीक है। अब चाय पत्ती अलग करने के लिए चाय को छानना पड़ेगा। अब उसको कैसे अलग करते हैं तो देखते हैं। तो उसको अलग करने के लिए हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। हमने देखा होगा हम छन्नी यूज करते हैं। छन्नी की मदद से हम उसको डालते हैं एक ग्लास के अंदर, तो चाय जो है वो ग्लास के अंदर आ जाती है, और छन्नी जो है वो थोड़े जो भारी पार्टिकल्स होते हैं उसको अपने ऊपर ही रख लेती है, और हम उसको फिर अलग कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं हमने उसको फिल्टर कर दिया, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। हम आयरन पिन्स जो चली गई है मिट्टी के अंदर, रेत के अंदर, उसको कैसे अलग अलग कर देंगे तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब ये क्या होता है मैग्नेट? मतलब कि मैग्नेट आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, मैग्नेट चुंबक जो होती है वो आयरन को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो आयरन पिन्स जो है वो आयरन की बनी होती है। तो मैग्नेट की मदद से हम उनको उससे अट्रैक्ट करवाएंगे, मैग्नेट से आयरन पिन्स को, और वो अपने आप सैंड से अलग हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क। हमें अगर गेहूं अलग करने हैं हस्क से, तो अगर हमें गेहूं को अलग करना है हस्क से, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा विनोइंग। हम विनोइंग में क्या होता है, हम गेहूं के दाने को और हस्क को, मतलब जो भूसी होती है एक तरह से, हम बोलते हैं छिलका जो होता है, उनको थोड़ी ऊंचाई तक उछालते हैं, मतलब उड़ाते हैं, किसी पार्टिकल पे रख के उसे और उड़ाया जाता है हवा की मदद से। जो
जो हल्का पार्टिकल होता है मतलब हस्क जो है वो ऊपर की तरफ हवा में ही उड़ जाता है, और जो भारी दाने होते हैं, गेहूं के दाने जो होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, तो वो उस सब्सटेंस में ही रह जाते हैं। और जो हस्क हो, तो ऐसे क्या होता है, उस पार्टिकल में आ जाते हैं गेहूं के दाने वापस, और जो हस्क होता है वो उड़ जाता है। इसी प्रोसेस से हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं, उसको कहते हैं विनोइंग कर दिया हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। जो कुछ मड के पार्टिकल्स सस्पेंड हो जाते हैं पानी में उसको अलग कैसे करेंगे, तो इसका देखते हैं आंसर। तो इसका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये वही प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, हम दोनों पार्टिकल्स को हिलाते हैं बहुत तेज, और जो भारी पार्टिकल्स होता है वो नीचे बैठ जाता है, और जो हल्का पानी है वो ऊपर चला जाएगा। तो उसे हम अलग अलग कर सकते हैं। इसको हम डिकेंटेशन से भी कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, जो हल्का पार्टिकल होता है और जो भारी पार्टिकल होता है उन दोनों को एक जगह पे शांत छोड़ देते हैं, और वो दोनों पार्टिकल जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन, या फिर डिकेंटेशन भी बोल सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। यूज द वर्ड्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। हमें इन सारे वर्ड्स का यूज करके हमें एक चाय बनानी है। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे करेंगे। तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट वाटर इज टेकन एज अ सॉल्वेंट। हम सबसे पहले एक पतीला लेंगे, उसमें पानी डालेंगे जो कि होगा अपना सॉल्वेंट, इन अ सॉसर पैन, एक सॉसर पैन में। ठीक है, दिस वाटर वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, जिसमें हम मिलाएंगे सॉल्यूट्स को। अब देखते हैं सॉल्यूट्स क्या होंगे। इज अलाउडेड टू बॉयल, हम उसको अलाउ करेंगे बॉयल होने के लिए। ड्यूरिंग हीटिंग, जब वो गर्म हो रहे होंगे तब डालेंगे उसमें मिल्क और टी लीव्स, हम डालेंगे उसमें दूध और चाय पत्तियां, उसमें हम ऐड करेंगे टू द सॉल्वेंट्स एज सॉल्यूट्स। ये क्या होंगे, दोनों चीजें सॉल्यूट्स होंगी। दे फॉर्म अ सॉल्यूशन। अब इन सबसे क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। बाद में क्या करेंगे अपन, सॉल्यूशन को पोर छान लेंगे, एक स्ट्रेनर से छान लेते हैं, छन्नी से छान लेंगे हम, किसको, सॉल्यूशन बनाया है हमने उसको। द इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन रिमेन ऑन द स्ट्रेनर। जो इनसॉल्युबल पार्ट होगा, जो सॉल्युबल नहीं हुआ है, उस वाले पार्ट को सॉल्यूशन से हम अलग कर लेंगे, जो कि अपना रेसिड्यू कहलाएगा। शुगर ऐड करेंगे हम बाद में एज अ फिल्ट्रेट, जो डिसॉल्व होगी, जो हमने फिल्टर किया है उसके अंदर। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज द रिक्वायर्ड टी। अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया है पूरी की पूरी टी का, वो अपना होगा रिक्वायर्ड टी। रिक्वायर्ड टी मिल गई हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है, प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ थ्री डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। प्रज्ञा ने टेस्ट किया है सॉल्युबिलिटी तीन डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, एंड कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो। और उसने कलेक्ट किया है डाटा जो नीचे हमें गिवन है। रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। हमें रिजल्ट भी गिवन है इस फॉलोइंग टेबल में। एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ग्राम जो है सब्सटेंस का वो डिसॉल्व किया है 100 ग्राम के पानी के अंदर, इन सबको। ठीक है, और बनाया हमने क्या, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो ये क्या होता है, जब कोई लिक्विड जैसे कि पानी है और किसी चीज को घुला नहीं सकता, मतलब कि उसमें कोई हमने सॉल्ट डाल दिया, अब वो सॉल्ट हमने डाला है, तो उसकी एक, उस रूम टेम्परेचर पे उसकी एक लिमिट होती है कि हाँ भाई इतना ही सॉल्ट डाल सकते हैं जो कि उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। ज्यादा डालेंगे तो वो डिसॉल्व कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो नहीं कर सकता, इतना चीजें को अपने अंदर नहीं घुला पाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोलेंगे कि उस टेम्परेचर पे जितना वो लिमिटेड सोल्ट अपने अंदर डिसॉल्व करवा पा रहा है, 100 ग्राम ऑफ पानी जो है वो, तो वो उसकी सैचुरेशन हो गई, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया वो। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या रहा है प्रज्ञा ने। तो इसने क्या किया है, इसने लिया है सब्सटेंसेस कौन से, पोटेशियम नाइट्रेट लिया है उसने, सोडियम क्लोराइड लिया है, पोटेशियम क्लोराइड लिया है, अमोनियम क्लोराइड लिया है। ये सारे सॉल्ट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स होते हैं ये। ठीक है, अब देखते हैं, इसने लिया है सोलिबिलिटी 21 है, मतलब कि बता रही है वो कि इन टेम्परेचर्स पे इसकी सोलिबिलिटी इतनी 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 है। ठीक है, तो देखते हैं इसने क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस a saturated solution of potassium nitrate in 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। इसने बोल रही है कि क्या मास, कितना मास हमें यूज होगा पोटेशियम नाइट्रेट का, हमें कितनी जरूरत पड़ेगी प्रोड्यूस करने के लिए एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट 50 ग्राम पानी में बताया गया है, तो कितने मास चाहिएगा। अब देखो,
100 ग्राम पानी पास में ऑलरेडी है ही, ठीक है। बात हो रही है पोटेशियम नाइट्रेट की, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट की बात हो रही है 313 313 केल्विन पे 100 ग्राम पानी में, अगर सॉरी इसने पूछा है 50 ग्राम पानी पे कितनी होगी, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंस 62 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। हमने देखा था कि यहाँ पे 62 जो है वो डिसॉल्व हो रही है 313 केल्विन पे, और कितने ग्राम में, 100 ग्राम ऑफ पानी में। मतलब इसने आधा पूछ लिया, 100 ग्राम का आधा 50 ग्राम, उसने 50 ग्राम का पूछ लिया, और टेम्परेचर सेम है तो इसका आधा हो जाएगा, तभी तो बनेगा ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 31। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट शुड बी डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 313 केल्विन, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन of potassium chloride in water at 353 केल्विन। प्रज्ञा ने बनाया है 353 केल्विन पे, क्या बनाया है उसने, पोटेशियम क्लोराइड बनाया है, पोटेशियम क्लोराइड बनाया है, 54 बनाया है उसका। देखते हैं, ठीक है। उसने क्या ऑब्जर्व किया एज द सॉल्यूशन कूल, जब सॉल्यूशन जो है ये वाला वो ठंडा हो गया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया होगा, तो देखते हैं। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया होगा, देखते हैं। द अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड शुड बी डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इंक्रीज विद टेम्परेचर। जो इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, उसके अंदर हम जो ये KCl है, मतलब KCl मतलब क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड। तो जो वो है वो हम ज्यादा घुला सकते हैं क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हुआ, मतलब उसको कूल कर दिया गया, वैसे वैसे उसमें जो KCl है उसके अमाउंट भी कम करनी पड़ेगी, वरना वो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होगा और वो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ये कि वो कूल करने के बाद में कुछ पोटेशियम क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट आउट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाहर दिखने लग गए हमें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड द solubility of each salt at 293 Kelvin, which salt has highest solubility at this temperature। हमें solubility भी given है और टेम्परेचर भी given है। 293 केल्विन पे सबसे ज्यादा solubility किसके पास है, हमें दिख रहा है किसके पास 32 है, इसके पास 36 है, इसके पास 35 है, और इसके पास 37 है। सबसे ज्यादा किसकी हो गई, 37 वाले की हो गई। ये कौन है, अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है। तो इसका आंसर हो गया ये। देखते हैं, देखिए अमोनियम क्लोराइड हैज द हाईएस्ट सोलिबिलिटी एट 293 केल्विन, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट। क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट पे। अब देखिए इन टेम्परेचर पे इन सब की सोलिबिलिटी ये है, अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो इफेक्ट पड़ा है। देखिए यहाँ पे 21 था पोटेशियम नाइट्रेट का 283 केल्विन पे, अब 293 पे कितना हो गया, 32 हो गया, इस पे 62 हो गया, इस पे इतना हो गया, इस पे इतना हो गया, तो डिफरेंट पड़ता है, फर्क पड़ता है। देखते हैं कैसे फर्क पड़ता है और क्या फर्क पड़ता है, देखते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि जो सोलिबिलिटी होती है सॉल्ट की वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ साथ। जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे उसको, वैसे वैसे सोलिबिलिटी जो है उस सॉल्ट की जो हमें डिजोल्व किया है उसमें, उसकी मात्रा भी हम उसमें ज्यादा डाल सकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा पानी का, वैसे वैसे ही वो कूल होगा और वैसे वैसे ही सोलिबिलिटी जो है वो भी उसकी कम होती जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जांपल्स। हमें ये सबको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कि सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड। एक ऐसा सॉल्यूशन किसी भी दो चीजों का जिसमें ज्यादा सॉल्यूट की अमाउंट हम ना डाल सके, वो उस सॉल्वेंट में ज्यादा डिजोल्व ना हो पाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसे कहते हैं उस सब्सटेंस की उस टाइम पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे उस चीज को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल in a solution of sugar, no more sugar can be dissolved at room temperature। रूम टेम्परेचर पे भी एक लिमिटेड सॉल्ट की अमाउंट ही हम सॉल्वेंट में मतलब पानी में डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं डाल सकते, चाहे वो रूम टेम्परेचर हो चाहे वो किसी और टेम्परेचर पे हो, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है देखते हैं अब।
अब प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रखता है एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जो एक सिंगल टाइप के ही पार्टिकल को अपने अंदर रखता है। सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सारे पार्टिकल्स उस चीज के पास जो होंगे वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी के ही होंगे। जैसे पानी है, उसमें सारे पार्टिकल H2O के ही मिलेंगे क्योंकि वो प्योर है, उसमें उसके पास और कुछ भी नहीं है, उसके वो प्योर है, इसलिए उसके पास में सारे पार्टिकल H2O के ही मिलेंगे। नेक्स्ट है शुगर। शुगर कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक पार्टिकल शुगर में होता है, उसके केमिकली वो सारा सेम होता है। शुगर को बोलते हैं हम केमिकल फॉर्म में C12H22O11, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये भी एक ही टाइप के कंपाउंड से बना है, तो ये भी क्या हो गया, एक प्योर सब्सटेंस हो गया। सोल्ट, ये भी किससे बना होता है, सोडियम क्लोराइड से, सारे पार्टिकल्स इसमें सोडियम क्लोराइड के ही मिलेंगे, तो इसलिए बोलेंगे कि ये तीनों और भी बहुत सारे होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है सी, कोलॉइड। कोलॉइड क्या होते हैं हम देखते हैं। A colloid is a heterogeneous mixture whose particles are not as small as solution but they cannot be seen by naked eyes. कोलॉइड क्या होता है, वो ना ही completely homogeneous होता है ना ही completely heterogeneous होता है, वो बीच का होता है, ठीक है। कोलॉइड जो होता है वो सॉल्ट बोलते हैं, वो एक हेट्रोजीनियस होता है, लेकिन हमें विजुअल होता है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है, कि सारे पार्टिकल्स हमें सेम विजिबल होते हैं, पर एक्चुअल में नहीं होते सारे पार्टिकल सेम, वो हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। उसे हम अपनी नैकेड आई से, मतलब कि हमारे जो आंखें हैं उसमें हमने कोई भी, मतलब हमने कोई माइक्रोस्कोप ही लगा रखा है हमारे आंखों के सामने, या फिर कोई भी यंत्र जिससे हम देख सके, उससे हम नहीं देख रहे हैं, अपनी नॉर्मल आई साइट से देख रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि वो एक होमोजीनियस है, बट वो एक्चुअल में नहीं होता होमोजीनियस। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कॉलॉइड, जब हम बीम ऑफ लाइट, फ्लैश लाइट हो गया या फिर लेजर पॉइंटर जो होता है, उसको जब हम मारते हैं उस सॉल्यूशन में से, तब हम देखेंगे कि जो पाथ लाइट की वो हमें दिखती है, क्यों, क्योंकि उसके बाद पार्टिकल है बड़े बड़े, ठीक है। मिल्क हो गया, स्मोक हो गया, इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। मिल्क में देखा होगा आप लोगों ने कि मिल्क के ऊपर कभी कभार घी के पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, मतलब कुछ कुछ पार्टिकल्स वो घी के पार्टिकल्स होते हैं तो वो विजिबल होते हैं। स्मोक में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मोक मतलब धुआं, बाय द वे, ठीक है। डी है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है देखते हैं। ए सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जहाँ पे सॉलिड्स डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है। The solid particles is in suspension do not dissolve but remain suspended throughout the medium, for example paint, muddy water, chalk water, mixtures etc. ये क्या होता है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड्स के अंदर, मतलब फैले होते हैं लिक्विड के अंदर, वो हमें क्लियरली विजिबल होता है कि वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। उसके पार्टिकल्स अलग अलग ही विजिबल होते हैं, हमें दूर से ही अलग अलग विजिबल होते हैं। इन्हें कहते हैं सस्पेंशन, सॉलिड के पार्टिकल्स को, ठीक है। डो नॉट डिजोल्व नहीं होते हैं वो, और वो सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द मीडियम, जैसे कि पेंट हो गया, मडी वाटर, चॉक वाटर, मिक्सचर्स वगैरह, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमें क्लासिफाई करना है सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉयल, विनेगर, फिल्टर्ड टी, इन सबको हमें बताना है कि ये होमोजीनियस है या फिर हेट्रोजीनियस है। अब ये दोनों होते क्या है, होमोजीनियस मतलब जब एक सॉल्यूशन हमें कंप्लीटली विजिबल हो कि वो जो है, ये क्या होता है होमोजेनियस, जो सेम रहता है थ्रू आउट, मतलब पूरे के पूरे सोल्यूशन में वो पूरा का पूरा सेम होता है ऊपर से नीचे तक। लेकिन हेट्रोजीनियस में हमें डिफरेंट पार्टिकल्स क्लियरली डिफरेंट डिफरेंट विजिबल होते हैं, ठीक है। ये सारे पार्टिकल्स इसके एक जैसे दिखते हैं और इसके नहीं दिखते हैं, हम डिफरेंट पार्टिकल्स को देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा होमोजेनियस मिक्सचर का, कि सोडा वाटर जो थ्रू आउट सिमिलर रहता है, एयर भी थ्रू आउट सिमिलर रहती है, विनेगर भी सिमिलर रहता है, और फिल्टर टी जो होती है वो भी थ्रू आउट सिमिलर होती है। होमोजेनियस क्या होता है, वुड हो गया, वो नहीं होता थ्रू आउट सिमिलर, क्योंकि जो वुड होता है वो बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंस से मिलके बना होता है, जैसे सेल्यूलोज, लिग्निन, वाटर, मिनरल्स वगैरह से बना होता है। और ये जो होते हैं हम ग्रेन्स को, फाइबर्स को अलग अलग देख भी सकते हैं वुड में,
ठीक है, तो ये भी नहीं होता होमोजेनियस मिक्सचर। ये किस में आ जाएगा, हेट्रोजेनियस में आ जाएगा। और सोयल भी होती है ऐसे ही। सोयल भी क्या रखती है अपने अंदर, सैंड रखती है, क्ले, सिल्ट, डेड पार्टिकल्स रखती है, स्टोन्स रखती है, वाटर वगैरह, एयर रखती है। तो ये भी डिफरेंट पार्टिकल से बनी होती है, इसलिए बोलेंगे कि जो ये भी है वो एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर में ही आएगी, होमोजेनियस में नहीं आएगी। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एयर होती है, प्योर एयर जो होती है वो होमोजीनियस होती है, पर जो पोल्यूटेड एयर होती है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती है। ठीक है, क्योंकि जो प्योर एयर होती है वो क्या रखती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस से अलग रखती है। तो ये मिक्स होती है थ्रू आउटली। लेकिन जो वो क्या रखती है, पॉल्यूटेड एयर, डस्ट रखती है, स्मोक रखती है, पार्टिकल्स रखती है स्मोक की, लिक्विड की ड्रॉपलेट्स रखती है, बहुत सारे गंदे गंदे गैसेस, हार्मफुल गैसेस रखती है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। इस वजह से बोलते हैं कि वो एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सिक्स्थ, हाउ वुड यू कंफर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू अ प्योर वाटर। हम कैसे बोल सकते हैं कि कलरलेस लिक्विड, पानी क्या होता है, वो कलरलेस होती है, उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि वो एक प्योर सब्सटेंस है, कैसे बोल सकते हैं कि वो एक प्योर वाटर है, तो देखते हैं। तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। टेक अ सैंपल पेपर, सैंपल ऑफ कलरलेस लिक्विड। हमें एक सैंपल ले लेना है कलरलेस लिक्विड का, और उसको हम पुट कर लेंगे स्टोव पे, पतीले में डाल के उसको डाल देंगे, और हम स्टार्ट करेंगे बॉइलिंग करके, बॉइलिंग करेंगे, गर्म करेंगे उसको। ठीक है, एग्जैक्टली अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस से बॉयल होना स्टार्ट होता है तो हम बोलेंगे कि कोई प्योर सब्सटेंस है, प्योर वाटर है। एनी अदर कलरलेस लिक्विड सच एज विनेगर जो है, वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसका उसका नहीं होगा 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हम ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली कि कुछ टाइम के बाद में जो सारा लिक्विड है वो भी वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ेगा वो। तो इसलिए बोल सकते हैं कि वो हमें एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। इनमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस है, मतलब जो प्योर है, सारे पार्टिकल सेम रखता है वो। तो फर्स्ट है आइस। तो आइस के पास में सारे पार्टिकल्स H2O के ही होते हैं, वो आखिरकार एक वाटर ही है, बस उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया गया। तो हम बोल सकते हैं कि आइस एक प्योर सब्सटेंस है। मिल्क वो नहीं होता प्योर सब्सटेंस। आयरन, आयरन भी होता है, सारे पार्टिकल सेम रखता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्योर सब्सटेंस होता है क्योंकि वो सारे पार्टिकल सेम रखता है। कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, मरकरी भी होता है, ब्रिक नहीं होता क्योंकि वो बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स को रखता है। वुड भी हमने देखा भी, वो भी नहीं होता। एयर भी नहीं होती है, कंप्लीटली देखा जाए तो एयर भी नहीं होती। तो इसमें फर्स्ट है, पूछा है इसमें कि सॉल्यूशंस कौन से हैं इन सब मिक्सचर्स में से। तो फर्स्ट है सोयल। तो ये भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, ये ऑलरेडी मिक्सचर होता है, इसके पास बहुत पता नहीं कौन कौन से डिफरेंट पार्टिकल्स ये कंटेन करता है। नेक्स्ट है सी वाटर। यस, ये एक सॉल्यूशन होता है। ये सॉल्यूशन होता है नमक का, पानी का, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस का, लेकिन ये कंप्लीटली थ्रू आउट क्या होता है, सेम होता है, तो इसलिए बोलेंगे कि सी वाटर भी होगा। नेक्स्ट है एयर। एयर भी होगी क्योंकि ये सॉल्यूशन है बहुत सारी गैसेस का। नेक्स्ट है कोयल। तो ये नहीं होगा। सोडा वाटर हम देखते हैं इसको, तो ये थ्रू आउट सिमिलर होता है, तो इसको बोलेंगे कि ये भी सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो एक मेन बात ये होती है कि टिंडल इफेक्ट बेसिकली अगर हम देखें तो मोस्टली कोलॉइड सोल्यूशन जो होते हैं, सोल्ट जो वही टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। फर्स्ट है सोल्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्ट सोल्यूशन ये कंप्लीटली सोल्यूशन है, तो ये नहीं दिखाएगा, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर भी होता है। नेक्स्ट है मिल्क। ये तो कोलॉइड होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये भी टिंडल, ये दिखाएगा टिंडल इफेक्ट। ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो नहीं दिखाएगा टिंडल इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्च सोल्यूशन। ये कोलॉइड की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए बोलेंगे कि अगर हम इसमें से बीम ऑफ लाइट पास कराएंगे तो ये भी टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, शो करेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये भी टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। तो इसमें कौन कौन सा दिखाएंगे, मिल्क दिखाएगा और स्टार्च सोल्यूशन दिखाएगा, और दोनों नहीं दिखाएंगे ये वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। हमें इन सबको बताना है कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा मिक्सचर है इन सब में से। तो फर्स्ट है सोडियम। पहले देखते हैं ये होते क्या है तीनों। तो देखो, एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट क्या होता है, बेसिकली हम बोलते हैं एलिमेंट को कि वो एक ही टाइप के एटम से बना होता है। जैसे वाटर है, तो वो नहीं, वाटर नहीं, वो तो कंपाउंड में आ जाएगा।
एलिमेंट के एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बोलेंगे कि वो एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि उसके पास सारे पार्टिकल्स H के ही होंगे, हाइड्रोजन के ही होंगे। नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड वो होते हैं जो दो एलिमेंट से मिलके बने होते हैं और वो केमिकली कंपाउंडेड होते हैं, जैसे कि वाटर। अब वाटर का एग्जांपल होगा कंपाउंड में। तो कंपाउंड जैसे कि वाटर है, तो वाटर में H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों क्या है? एलिमेंट है। दोनों कंबाइन कर दिए गए केमिकली, तो इसको बोलेंगे कि वो एक कंपाउंड बन गया। अगर बात करें हम मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? ये बने होते हैं दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से, जो फिजिकली मिक्स्ड होते हैं ओनली। इनमें कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, नॉर्मली मिक्सचर्स होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा है और कौन सा है। तो उन सब में से एलिमेंट होगा सोडियम, सिल्वर, टिन एंड सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि इसके पास में सारे पार्टिकल्स एक जैसे ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड में आएगा कंपाउंड में आएगा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये जो है सारे वो बने होते हैं दो एलिमेंट से, तो इसलिए इन सबको बोलेंगे कि ये एक कंपाउंड है ये। नेक्स्ट है मिक्सचर्स, जो कंबाइन होते हैं फिजिकली। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे सोयल हो गया, शुगर हो गया, कोयल, एयर, सोप एंड ब्लड। ये सारे क्या है? मिक्सचर्स है, क्योंकि ये कंबाइन है, ये ओनली फिजिकल कंबाइन है, तो इसलिए बोलेंगे कि क्या हो गए? मिक्सचर्स हो गए। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस? इनमें से कौन से केमिकल चेंजेस से बने हैं? तो फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ हो रही है प्लांट की। अब ग्रोथ हो रही है प्लांट की, तो इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इसको हम वापस से, बड़ा प्लांट हो गया, बड़ा सारा पेड़ बन गया, तो उसको हम वापस से छोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, तो इसलिए बोलेंगे कि ये केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट हो जाना आयरन पे, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो उस आयरन को हम दोबारा उसकी ओरिजिनल शेप में, उसके ओरिजिनल कलर में नहीं ला सकते, तो इसलिए बोलेंगे कि वो भी एक केमिकल चेंज है। बाद में है सी, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, तो इसको हम नहीं बोलेंगे केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है कुकिंग ऑफ फूड, हम जब खाने को पका देते हैं तो हम बोलेंगे कि वो एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि उस टाइम पे फूड की स्मेल भी चेंज हो जाती है, और वो कुकिंग करने के बाद में उसको हम वापस उसकी ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते, तो इसलिए बोलेंगे कि ये भी केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि पेट के अंदर जाके हमारे पेट पे HCl होता है, वो एसिड होता है, तो बाद में वो उसे कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन में, न्यूट्रिशन में, तो इस वजह से उसको भी वापस हम उसकी ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते, तो इसलिए बोलेंगे कि भी केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, तो पानी को हमने जमाया है बस, तो उसकी ओरिजिनल शेप बदली नहीं है, वो H2O ही है, तो इसलिए बोलेंगे इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कैंडल, इसमें दोनों होते हैं, केमिकल चेंज भी है और फिजिकल चेंज भी है। जब कैंडल मेल्ट होता है तो इसलिए बोलेंगे हम कि वो एक फिजिकल चेंज है, लेकिन जब वो बर्न होता है तो उसमें स्मोक निकलता है, तो इसलिए बोलेंगे कि वो एक केमिकल चेंज है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।